is CSCS Tejal Kataria, and with lots of energy we are going to start with the revision of theory of consumer behavior, जो कि आपका यूनिट 2 है, चैप्टर 2 का। एंड इसमें काफी सारी चीजें जो आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है ऑलरेडी, बट बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जो आपने नहीं सीखी थी। हम लोग बस एक बार रिवाइज करेंगे उसे। सबसे पहले तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूटिलिटी के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है, यानी कि यूटिलिटी के बारे में, यानी कि कोई भी एक कमोडिटी होती है जिसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये जो यूटिलिटी है इसमें सबसे पहले तो ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स के बारे में लिखा है कि किस तरीके से ह्यूमन वांट्स होते हैं। सबसे पहले तो अनलिमिटेड होती है, सैटिएबल होती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड रहेगा कि वो कितना अर्जेंट है कितना नहीं, वो पर्टिकुलर चीज में आपको कितना यूटिलिटी मिलेगा कितना नहीं। ये जो भी वांट्स होती है वो कॉम्पिटिटिव होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, अल्टरनेटिव वे से आप फुलफिल कर सकते हो। टाइम प्लेस पर्सन से वेरी हो सकता है, हैबिट्स ऑकर होती है अगेन एंड अगेन, कुछ नहीं होती है। टेस्ट प्रेफरेंसेस आपके जो भी इनकम होता है, सोशल नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो ये कुछ वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे थे। इतना सच क्वेश्चंस इस पे आएंगे आई डाउट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो एक क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स 3 तरीके से किया जाता है। 1 इज नेसेसरीज, द सेकंड इज कंफर्ट, द थर्ड इज लग्जरीज। नेसेसरीज यानी कि क्या? नेसेसरीज यानी कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे खाने के लिए चीजें या पहनने के लिए कपड़े, घर रहने के लिए घर, ये जो बेसिक है, एजुकेशन, ये सारी चीजें, दिस इज नथिंग बट आपकी नेसेसरी वाली चीजें। अब कंफर्ट में क्या होता है? कंफर्ट में एक थोड़ा सा लेवल अप, जो आपको मे बी नेसेसरी वाली चीजें मिलती है उसकी क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट कंफर्ट के लिए जो चीजें आप चूज करते हो। एंड द लास्ट इज लग्जरियस गुड्स। लग्जरियस काइंड ऑफ ऐसी चीजें जो सिर्फ आप लिविंग के लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए लिविंग के लिए जरूरी नहीं है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है बट आपको चाहिए होती है। उसके बाद यूटिलिटी, यूटिलिटी इज नथिंग बट वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसके बाद यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम मैंने आपसे लिखवाए थे। ये काइंड ऑफ ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को लाया था। उसके बाद ये जो यूटिलिटी है इसको 2 तरीके से आप लोगों को समझना है। 1 इज कार्डिनल मेजर, द सेकंड इज ऑर्डिनल। कार्डिनल मेजर इज नथिंग बट जो यूटिलिटी है, ये कॉन्सेप्ट को आप न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हो, यानी कि आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है या जो आपको जो पावर है उस कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है उसको आप नंबर्स पे बयां कर सकते हो, वो कार्डिनल मेजर बताता है। एंड ऑर्डिनल ये बोलता है कि न्यूमेरिकली आप मेजर नहीं कर सकते, आप बस प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो। जो कार्डिनल मेजर होता है वो दिया हुआ है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है, एंड जो ऑर्डिनल है वो हिक्स एंड एलन ने दिया है। ये एग्जाम में आपको एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद जो कार्डिनल में दिया हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लॉ ऑफ डीएमयू। एंड लॉ ऑफ डीएमयू समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स का समझना जरूरी है, जिसमें से पहला है टोटल यूटिलिटी, द सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट व्हाट? टोटल यूटिलिटी इज अ क्वांटिटेटिवली मेजर्ड and the addition or the additive total utility। मतलब क्या होता है यहाँ पर आप क्या करते हो, समेशन जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट योर टोटल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, जो डेरिवेशन किया हुआ डिराइव होते हैं जितने भी मार्जिनल यूटिलिटीज हैं उन सबका समेशन इज नथिंग बट टोटल यूटिलिटी। एग्जाम में एमसीक्यू के लिए ये आता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला है, यानी कि क्या कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन की वजह से आपको कितना यूटिलिटी मिलता है, दैट इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके 2 फॉर्मूलाज हमने समझे थे। 1 इज ये जो जहां पर अगर आपके पास कॉन्सिक्यूटिवली मतलब यूनिट कंजम्पशन आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट टोटल यूटिलिटी एट n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1। लेकिन अगर ऐसा दिया है कि फर्स्ट यूनिट का यूटिलिटी दिया है एंड अगेन 5th यूनिट का डायरेक्टली आपको यूटिलिटी कंजम्पशन दिया हुआ है, मतलब कंजम्पशन करने के बाद कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है वो दिया है, देन इन दैट सिचुएशन आपका फॉर्मूला जो है वो बदल जाता है। आपका फॉर्मूला आता है टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद आगे कुछ एजम्पशन है जो मार्जिनल यूटिलिटी पे है, जिसमें से सबसे पहला है रैशनैलिटी। यानी कि क्या, ये एक्सपेक्ट किया जाता है इवन हर कॉन्सेप्ट का, ये हर थ्योरी का जो बेस है वो यही है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनली बिहेव करेगा। द सेकंड इज कार्डिनली मेजर किया जाएगा, यानी कि आप यूजुअली क्या कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को, कि आप ये बोल सकते हो कि आपको कितना, बाय हाउ मच आपको यूटिलिटी कितना मिल रहा है, ये आप बता सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो मेजरिंग रॉड है यूटिलिटी का उसको मनी माना जाएगा। मतलब मनी जो है, पहली चीज तो जो यूटिलिटी है वो इक्वेट किया जाता है मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब जो यूटिल्स में हम लोग बताते हैं, राइट। यूटिलिटी किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स में, राइट।
तो ये जो यूटिल्स में मेजर किया जाता है, इसी चीज को या ये जो सेटिस्फैक्शन मेजर किया जाता है, ये कहीं ना कहीं आप इक्वेट कर देते हो या आप कंपेयर करते हो इन मॉनेटरी टर्म्स। सो मनी इज अ मेजरिंग रॉड फॉर यूटिलिटी। आपका जो भी कंजम्पशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जो भी कंजम्पशन आप कर रहे हो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब जो भी पर्टिकुलर गुड्स है, राइट, जो भी पर्टिकुलर गुड्स को आप कंज्यूम करने वाले हो वो कंटिन्यूअसली आपने कंज्यूम करना चाहिए एंड कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए और कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक चम्मच पानी पिया, इट शुड बी लाइक प्रॉपर ग्लास ऑफ वाटर और कंप्लीट लड्डू, ऐसा। तो ये पूरा कंटिन्यूअसली आपने कंजम्पशन करना चाहिए। दूसरा, ये कांस्टेंट होना चाहिए। जब भी आप कंजम्पशन कर रहे हो वो सारे जितने भी गुड्स है वो होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल होना चाहिए। जब भी आप कंजम्पशन कर रहे हो वो स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट जैसे मैंने कहा ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा नहीं कि आपने कंटिन्यूअसली, मतलब कंटिन्यूअसली आप पी तो रहे हो लेकिन चम्मच से पानी पी रहे हो, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो कंटिन्यूटी एक तो होना चाहिए कि आपने कंटिन्यूअसली एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा आपने ऐसे कंजम्पशन किया है एंड जो भी कंजम्पशन किया है उसका एक यूनिट है, प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ये है कि जो भी पैसा आपने कंसिस्टेंसी, द एजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो भी आपने कंजम्पशन किया है वो ऑब्वियसली बात है कि कांस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला है कि हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज इंप्लाइज दैट द टोटल यूटिलिटी विच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द होल ऑफ द कलेक्शन ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय हिम इज सिंपली द सम ऑफ द टोटल सेपरेट यूटिलिटीज ऑफ द गुड्स। यानी कि क्या, वो कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं गुड्स उनको इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर फोन से मिलने वाली यूटिलिटी या इवन ये जो पर्टिकुलर फोन के साथ ये जो फोन का जो कवर है इससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। देखो लॉजिकली देखा जाए तो अगर मेरे पास ये फोन नहीं है तो इस कवर का कोई फायदा नहीं है, राइट, इस कवर का कोई फायदा नहीं है। तो अगर इस कवर का फायदा चाहिए तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है ये फोन होना चाहिए। लेकिन उनका ये बोलना है कि फोन के कवर से मिलने वाला यूटिलिटी एंड फोन से मिलने वाला यूटिलिटी ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा उनको बोलना है। ये एक एजम्पशन उन्होंने बनाया है। इसी के बेसिस पे इसीलिए लॉ ऑफ डीएमयू बनता है, जो कि लॉ ऑफ डीएमयू ये बोलता है दैट कि जितने भी आपका एग्जिस्टिंग गुड्स है उसमें जैसे ही आप कंज्यूम करते जाओगे, आप एग्जिस्टिंग गुड्स में ऑलरेडी और एडिशन करते जाओगे तो आपको जो यूटिलिटी मिलेगा वो आपका डिक्रीज होते जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका एक क्या बोल सकते हो, ये लॉ ने, मार्शल ने जो एक ये जो लाइन बोला था, दिस इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू में अगर आप देखते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते जाता है, टोटल यूटिलिटी आप देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये मैंने आपको समझाया था और बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या होता है। तो इसके ऊपर एक कंक्लूजन जो आपको समझना है वो ये 6 पॉइंट्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सबसे पहला द टोटल यूटिलिटी एंड राइजेस एज लॉन्ग एज द मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। मतलब जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में है, जब तक वो निगेटिव नहीं होता है, तब तक आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते रहेगा, बट दैट टू एट अ डिमिनिशिंग रेट। एंड मार्जिनल यूटिलिटी वैसे भी डिमिनिशिंग होता है। मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस थ्रू आउट, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी डिमिनिश ही हो रहा है, वो भी डिक्रीजिंग रेट, वो हो गया। उसके बाद जो थर्ड आता है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा, अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है 5th यूनिट पे, तो आपका जो टोटल यूटिलिटी होता है वो हाईएस्ट पे होता है, मैक्सिमम पे होता है। मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी द रेट एट विच द टोटल यूटिलिटी और इट इज द स्लोप ऑफ द टोटल यूटिलिटी कर्व एंड द मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम में ये जो 6 पॉइंट्स है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये 6 पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखना। उसके बाद ये जो कुछ लिमिटेशंस है या एक्सेप्शंस है, किस चीज के लिए, लॉ ऑफ डीएमयू के कुछ एक्सेप्शंस है या लिमिटेशंस है। जैसे सबसे पहला उन्होंने लिखा है द लॉ ऑफ डीएमयू के जो एजम्पशंस है, ठीक है, रिगोरस एजम्पशन यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस है वो अनरियलिस्टिक है। कुछ एजम्पशंस, कुछ क्या मतलब ऑलमोस्ट सारे ही एजम्पशंस को उन्होंने पहले आपको थ्योरी समझाया ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस, और बाद में उन्होंने लिखा जिस एजम्पशन के बेस्ड आपने ये थ्योरी सीखी है वो एजम्पशन अनरियलिस्टिक है कि होमोजेनिटी या कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो ये एजम्पशन है। सेकेंड जो लिमिटेशन है, दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि यूटिलिटी इज इनफैक्ट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर ये फोन मेरे पास नहीं है तो इस कवर का मैं क्या
करूंगी, बट उनका ये बोलना है कि इसका यूटिलिटी और इसका यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। तो ये अगेन एक लिमिटेशन है। और उसके बाद जो तीसरा है, ये लॉ यूनिवर्सल अप्लाई नहीं हो सकता। स्पेसिफिकली जो प्रेशियस गुड्स होते हैं, लग्जरियस गुड्स होते हैं, उन पे अप्लाई नहीं होता। जो रेयर कलेक्शन या जो आपकी हॉबीज होती है वहां अप्लाई नहीं होता। जो आपकी क्रिएटिव पेंटिंग्स होती है या ऐसी चीजें जिसका मतलब जिसके एडिशन से आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है, रादर देन डिक्रीजिंग, आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है। उसके बाद ये जो भी उसके अलावा जितने भी आपके माइजर्स है, जैसे आप माइजर्स को क्या होता है, जैसे पोपटलाल जैसे लोग कि जिनको जितना ज़्यादा पैसा मिलता है वो माइजर बनते नहीं है, मतलब वो माइजर होते हैं तो उनको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है उस चीज़ से। तो ये सारी, या फिर जो एडिक्टिव लोग होते हैं, अल्कोहल सिगरेट वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों का अगेन ये सारे लोगों का जो यूटिलिटी होता है वो डिक्रीज नहीं होता है, इन लोगों का जो यूटिलिटी होता है वो इंक्रीज होते जाता है। उसके बाद जो अगला आता है वो है, ये बेसिक था, ये पूरा का पूरा बेसिक था, इस चीज का बेसिक था ये पूरा द लॉ ऑफ डीएमयू। उसके बाद टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, उसके एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस एंड अजम्पशंस। उसके बाद जो अगला आता है वो ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस। मतलब क्या, एक अगर आप एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो तो एज अ कंज्यूमर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब रहेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी इज मैक्स, लेकिन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गुड्स। यानी कि क्या, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द गुड्स। जो पॉइंट ये जो पॉइंट पे रहेगा वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। अगर ऐसा होता है कि आपका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज होने वाला है। तो ये बेसिक आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी समझना है कि आपका जब आपका MUX इज इक्वल टू PX होगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। टोटल जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होगा वो आपका पॉइंट ऑफ सैटिटी होगा। ये आपको इन केस ऑफ वन कमोडिटी था। अगर दो कमोडिटीज या उससे ज्यादा है तो आपको ये समझना है दैट MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये जो इक्वेशन है इसको मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहेगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी X एंड उसका आप प्राइस के साथ जो है वो डिवीजन करने के बाद जो मतलब ये जो आएगा इसी का आप ये दोनों इक्वल पे रहेंगे, उस टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो। उसके बाद एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि है कंज्यूमर सरप्लस का, जो कॉन्सेप्ट अगेन अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था। इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो आप पर्टिकुलर चीज बाय कर रहे हो, वो उसके लिए उसको आप इन योर माइंड आप मॉनेटरी टर्म्स में इक्वेट करते हो। लाइक ये फोन है तो ये फोन आपको कितना वर्थ लगता है। किसी को मे बी 1 लाख लगे, किसी को मे बी 25,000 लगे, किसी को मे बी 10,000, किसी को मे बी 1,000। तो जो पर्टिकुलर चीज आप बाय करते हो वो कितना वर्थ रखती है, वो आपका यानी कि वो आपका विलिंगनेस है, राइट। व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपको कंज्यूमर सरप्लस देता है। यानी कि जो आपको पे करने की इच्छा है और जो आपने पे किया है उन दोनों का डिफरेंस। यानी कि आपको लगता है यार ये पर्टिकुलर चीज इतना वर्थ है, अगर उतना वर्थ से कम अगर आपने पैसा पे किया तो यू आर एट अ सरप्लस। लेकिन अगर आपको वो जो पर्टिकुलर चीज आप बाय करते हो वो और जो आपने पे किया है अगर वो दोनों बराबर है तो 0 रुपीज पे आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। उसके बाद तो कंज्यूमर सरप्लस आएगा नहीं, बिकॉज आप वो चीज को बाय नहीं करोगे। अगर आपको लगता है 18 रुपए की चीज है और वो 20 रुपए लगा रहा है तो यू मे नॉट बाय, दैट्स वाई आपको कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, ये पर्टिकुलर ग्राफ पे। यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी चीज समझनी है आपको। ये पर्टिकुलर एरिया में ये जो आपका डिमांड कर्व है इसके नीचे का एरिया एंड जो प्राइस आपने पे किया है इसके ऊपर का ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नथिंग बट योर कंज्यूमर सरप्लस। ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि प्राइस P से P1 हो गया तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये पूरा पार्ट बन जाएगा। लेकिन जब आप ये पूरा पार्ट बोल रहे हो उस टाइम पे ध्यान से समझना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा एरिया है जो कंज्यूमर सरप्लस बता रहा है। तो आपका ये जो पर्टिकुलर एरिया है A, वो जब प्राइस आपका P है उस टाइम पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अगर आप प्राइस P से P1 हो जाता है तो A + B + C ये आपका कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है। लेकिन इसमें जो B है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर का ही कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हुआ है एंड जो C है वो नए कस्टमर्स का
कंज्यूमर सरप्लस है। मतलब जो नए कस्टमर्स, प्राइस डिक्रीज हुआ, इसका मतलब जो कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वो अफोर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ रहा है मतलब ही क्या हो रहा है, नए कस्टमर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नए जो कस्टमर्स आए उनका कंज्यूमर सरप्लस है। जो बी वाला पॉइंट है, जो एग्जिस्टिंग है, उन्हीं का कंज्यूमर सरप्लस और बढ़ गया। ए इज नथिंग बट जो अगर प्राइस पी होता तो उतना कंज्यूमर सरप्लस था। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम पे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद कंज्यूमर सरप्लस का एप्लीकेशन काफी जगह होता है बट एकदम सिमिलर ही है। आप पर्टिकुलरली बस यही सोचते हो, इवन अगर मैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बोलूँ तो आपने कोई पर्टिकुलर चीज है, अगर उसका कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा है तो एज अ गवर्नमेंट वो टैक्स चाहे तो बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर सरप्लस इतना ज्यादा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो होगा वो बाय कर ही लेगा उस गुड्स को। क्यों? क्योंकि अभी भी ऐसा है ना कि आपको लगता है यार उसका वर्थ है वो इतना है बट आप प्राइस पे कम कर रहे हो तो दैट पर्सन विल बाय, तो टैक्स ज्यादा लगा सकते हैं। एज अ प्रोड्यूसर आप जो है, एज अ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर आप, या एज अ सेलर आप ज्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर बेसिकली यही सारे पॉइंट्स को घुमा घुमा के लिखा हुआ है। उसके बाद जो लिमिटेशन आता है, लिमिटेशन में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोले गए हैं, सबसे पहला तो कंज्यूमर सरप्लस प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकता, एक तो ये पॉइंट बोला है। उसके बाद दूसरा, इन केस ऑफ नेसेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करके रखना। जो नेसेसिटीज के केस में आपका जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो इनफाइनाइट होता है, बिकॉज आपके लिए वो इतना जरूरी है कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी इज इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट माइनस एनीथिंग विल बी इनफाइनाइट ओनली। सो इसीलिए नेसेसरीज के केस में जो यूटिलिटी आता है वो इनफाइनाइट है। द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव फ्रॉम अ कमोडिटी अफेक्टेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो कंज्यूमर सरप्लस कम रहेगा, लेकिन अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा रहता है। तो ये ध्यान रखना, ये वाइस वर्सा रिलेशन हमेशा रहेगा। इसके बाद देयर इज नो सिंपल रूल ऑफ डिराइविंग यूटिलिटी फॉर द प्रेस्टिजियस वैल्यू के गुड्स जो होते हैं उनके लिए कोई कंज्यूमर सरप्लस के लिए कोई ऐसा मेजरमेंट यार्ड नहीं है। उसके बाद जो मनी का कॉन्सेप्ट है, मेनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इट कैन नॉट बी डन। मतलब जो मनी के टर्म्स में आप मेजर करते हो वो वैसे हम नहीं कर सकते, ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है उस पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे या जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, बंडल ऑफ गुड्स आएंगे। अगेन दो कमोडिटीज के केस में ही इंडिफरेंस कर्व आता है, ओनली इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो जितने भी आप कोऑर्डिनेट्स या बंडल्स बनाओगे वो सारे बंडल्स एक आईसी कर्व पे इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। अगर आपका सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाता है तो आपका आईसी कर्व भी चेंज होगा। ये पर्टिकुलरली इंडिफरेंस कर्व में बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये जो पर्टिकुलर, अगेन ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये काइंड ऑफ अ ये जो ऑर्डिनल जो अप्रोच है उसी का डेरिवेशन है। तो हिक्स एंड एलन ने जो ऑर्डिनल अप्रोच दिया था उसी का ये काइंड ऑफ अ पार्ट आप बोल सकते हो, जहां पर आप जो है वो यूटिलिटी को जो है वो मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। बस इसके बेसिस पे आप एजम्पशन, ये जो थियोरी है इंडिफरेंस कर्व की, उसके कुछ एजम्पशंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला ये एजम्पशन है कि जो भी कंज्यूमर आ रहा है वो रैशनल है, उससे पूरा इंफॉर्मेशन है जो भी वो पर्टिकुलर चीज बाय करेगा उसके बारे में। दूसरा, वो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए एंड उसे ये समझना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर बंडल में ज्यादा कमोडिटीज है वो बंडल वो प्रेफर करेगा रादर देन चूजिंग दैट पर्टिकुलर बंडल जिसमें लेस नंबर ऑफ कमोडिटीज इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है वो है कि ये ऑर्डिनरीली जो इंडिफरेंस कर्व है ये अज्यूम करता है कि आप यूटिलिटी तो एक्सप्रेस कर सकते हो ऑर्डिनरीली, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये जो कॉम्बिनेशंस है आप उसको रैंक करते हो, यानी कि आप प्रेफरेंस बताते हो कि दैट आई चूज पिज्जा ओवर बर्गर और पिज्जा और बुर्गर और समथिंग लाइक दैट। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, प्रेफरेंसेस सेट करते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये बोला गया है कि कंज्यूमर चॉइसेस आर ट्रांजिटिव। मतलब क्या, इफ यू आर चूजिंग ए टू बी में अगर आपने ए को चूज किया है एंड बी टू सी में अगर आपने बी को चूज किया है तो ऑब्वियस सी बात है यू विल चूज ए टू सी। मतलब वो कॉम्बिनेशन जिसमें ज्यादा बंडल्स है या जिसको आपने ज्यादा चूज किया है वो आप चूज करोगे। दिस इज नथिंग बट ट्रांजिटिविटी। एंड द लास्ट इज मोर इज बेटर, यानी कि जितना भी आपको ज्यादा कमोडिटीज मिलेंगी उतने आपको सेटिस्फैक्शन मिलते जाएगा। ये जो भी दिया हुआ है
ये सारा ऑर्डिनल अप्रोच के अंडर है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ, ये पर्टिकुलर टेबुलर जो प्रेजेंटेशन किया हुआ है टेबल फॉर्म में वो है, यानी कि ये एमआरएस के बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर गुड्स है, ठीक है, उसका अगर आप एक और एडिशन करते हो, आपके गुड्स में ऑलरेडी एक और गुड्स का एडिशन कर रहे हो, तो यू आर रेडी। अगर आप इक्वल सेटिस्फैक्शन पे रहोगे, इंडिफरेंस कर्व बोलता है आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तो ये जो पर्टिकुलर दूसरा जो गुड्स होगा उसमें रिडक्शन ही होगा। यानी कि जो यूटिलिटी आपको एक एक गुड्स के एडिशन से मिलेगा, जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी आपका एक एक गुड्स के एडिशन से मिला है, वही आपका बी का जो आपको यूटिलिटी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा, वो दोनों इक्वल होगा। ये बताता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कुछ एक्सेप्शंस है, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि अगर वो जो गुड्स है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये एल शेप्ड होते हैं अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखते हो उनके आईसी कर्व्स ऐसे आते हैं, लेकिन ये जो एमआरएस है ये ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसीलिए आईसी कर्व भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो गुड्स सैक्रिफाइस किए हैं पहले 6 के किए हैं, उसके बाद जो सैक्रिफाइस हुआ है वो 2 का एंड उसके बाद 1 का। यानी कि क्या, जैसे जैसे आपका जो कमोडिटी है जिसको आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वो कम कम होते जाएगा, आपके लिए उस जो कम चीजें हैं उसका यूटिलिटी बढ़ता है। वो बोलते हैं ना कि आपको कम चीजों में ज्यादा वैल्यू मिलता है, राइट। आपको कम चीजें, आपके पास वो चीजें पर्टिकुलरली जैसे पैसे कम होते हैं तो आपको वैल्यू ज्यादा होता है, जिनके पास पैसे ज्यादा है मे बी उनको वैल्यू नहीं होता है। तो दैट इज नथिंग बट दिस कि जैसे जैसे आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में सीखोगे वैसे आपको समझेगा। फर्स्ट, एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दूसरा इसीलिए बिकॉज यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस द अनदर कमोडिटी फॉर दी फर्स्ट वन। तीसरा, ये जो ग्राफ होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ये इसका जो स्लोप होता है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप। ये आप स्लोप के थ्रू, आप बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा 10th स्टैंडर्ड में, स्लोप ऑफ द लाइन इज नथिंग बट दिस। तो यही आपका फॉर्मूला है। इवन आपको याद होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हमने और एक चीज देखा था, और एक फॉर्मूला देखा था जो कि ये है, और ये भी हमने प्रूफ किया था, या अगर आप लोग को याद होगा तो ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि ये कैसे होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडिफरेंस कर्व का मैप। दिस इज नथिंग बट सारे आईसी कर्व अगर आप साथ में देखते हो तो इसको इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, दैट्स इट। इंडिफरेंस मैप हो गया। उसके बाद एमआरएस में जो चीजें आपको समझनी है उसमें ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सब्स्टिट्यूटेड गुड्स होते हैं वो बहुत ही वो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि आप एक के बदले में दूसरा रिप्लेस कर रहे हो, तो उसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, उसका जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। एंड जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनका जो कर्व होता है वो एल शेप्ड होता है। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व के कुछ प्रॉपर्टीज है। इंडिफरेंस कर्व के सबसे पहला प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स राइट, वो क्यों आपको समझा दिया। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हमेशा कॉन्वेक्स होता है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीसरा, जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, देयर इज अ लॉजिक। क्या लॉजिक है, अगर आप ये वाला कर्व देखते हो तो ऑब्वियसली बात है इंडिफरेंस कर्व से जितना ज्यादा दूर वो कर्व होता है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। ये ऑलरेडी वन ऑफ द प्रॉपर्टी ये हमने देखी हुई है। तो अगर आप ये कर्व को चूज करते हो तो कुछ पॉइंट के बाद ये कर्व जो है वो नीचे चला जाता है IC2 से, इसीलिए ये वाला कर्व आप चूज नहीं कर सकते। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो 2 आईसी कर्व्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में आप लोअर सेटिस्फैक्शन दिखा रहे हो उसी आईसी कर्व पे, विच इज रॉन्ग। इसीलिए उसके बाद जो आईसी कर्व्स होते हैं ना वो एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वो वाई एक्सिस को टच करता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था बजट लाइन का। बजट लाइन इज नथिंग बट इक्वल एक्सपेंडिचर, इक्वल सेटिस्फैक्शन इज इंडिफरेंस कर्व, इक्वल एक्सपेंडिचर इज बजट लाइन। बजट लाइन ये बोलता है कि आपके पास जो भी पर्टिकुलर आपका बजट है उसमें आप 2 कमोडिटीज अगर बाय करते हो तो उनका जो प्राइस इनटू क्वांटिटी आप जो बाय कर रहे हो वो आपके बजट से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, प्राइस ऑफ द गुड्स वेयर 5 रुपीज, प्राइस ऑफ द वाई वॉज 10 रुपीज, बजट आपका 50 रुपए था। फिर हमने कॉम्बिनेशन किए, फिर बजट लाइन ड्रॉ किया, फिर मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि बजट लाइन जो होता है उसका जो स्लोप होता है, जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो हमेशा प्राइस रेशो होता है, यानी कि PX अपॉन PY। ये कैसे होता है ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था आप लोगों को। आई होप यू गाइज रिमेंबर। अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं चाहिए तो उस चीज का प्रूफ जो है वो
कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कब होती है या कैसे होती है। ऑब्वियसली बात है, बजट में दो चीजें होती है, एक तरफ प्राइस एंड क्वांटिटी, दूसरी तरफ बजट। तो प्राइस या तो प्राइस बढ़ जाए, कम हो जाए, दूसरा या तो आपका इनकम यानी कि बजट चेंज हो जाए, या तो दोनों चेंज हो जाए, या तो डी ऑप्शन में आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जहां पर आपका बजट लाइन टेंजेंट होगा किससे, आईसी कर्व से। ये वाला जो पॉइंट होगा, आप ये पॉइंट चूज करोगे एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप ये पॉइंट को चूज नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि भले ही वो बजट लाइन पे है बट वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे। ये वाले पॉइंट भी सेम है, बजट लाइन पे है लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। यही वाला ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी देगा एंड जो आपके बजट में भी है। आपको वही पॉइंट को चूज करना है। आप बजट के बाहर भी नहीं जा सकते और बजट के नीचे अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो तो मे बी यू आर नॉट एट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसीलिए आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो ये अगेन ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है। एंड इसी के साथ हमारा जो पर्टिकुलर यूनिट है ये खत्म होता है यहीं पर। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आती है, आई होप सो। आईसी कर्व का जो स्लोप होता है वो एमआरएस होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो प्राइस रेशो होता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों बराबर होते हैं, ये मैंने प्रूफ करके दिया था। इसी के साथ हम लोग ये जो पर्टिकुलर रिविजन सेशन है इसको यहीं पर खत्म करेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।